गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत आज हम आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण कौन से किरणों के प्रयोग से किया जाता है, वह किरणाकृति बनाकर समझाइए। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण कौन से किरण करने के लिए कौन से किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो देखते हैं कौन से किरणों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास विस्तार से बताया गया है। पहला नंबर देखते हैं, दो किरणों पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश का किरण, यहाँ पर आप दर्पण को देखिए, यह उसकी मुख्य अक्ष है। उसके समांतर यदि कोई किरण जो है प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात ऐसे इस दिशा में जाती हैं, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। यहाँ पर F लिखा हुआ है, देखिए, तो मुख्य फोकस से गुजरेगी। अथवा उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में यदि समांतर किरण आती हैं तो टकराकर इस तरफ जाएगी, लेकिन उसको पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर मुख्य फोकस F के पास ही गुजरने वाली है। तो उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। दूसरा देखते हैं, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। यानी अभी यहाँ पर जो हमने देखा उसका बिल्कुल उल्टा काम है। इसका चित्र हमारे पास पीछे के पेज पर है। यहाँ पर देखिए कि मुख्य फोकस में से आने वाली किरण जो है वह मुख्य अक्ष के साथ समांतर ही रहेगी। तीसरा मुद्दा देखते हैं, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण जो है, वक्रता केंद्र यानी C, उसमें से गुजरने वाली किरण, अथवा तो उत्तल दर्पण में भी देखिए C में से गुजरने वाली किरण जो है उसके बारे में लिखा है, वह परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती हैं। प्रकाश की किरणें उसी पथ से इसलिए वापस आती हैं क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती हैं। आगे देखते हैं, चौथा, अवतल दर्पण चित्र अथवा उत्तल दर्पण चित्र के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इसी प्रकार यहाँ से टकरा के उतना ही कोण बना के आगे बढ़ेगी। दोनों कोण समान ही होंगे, ऐसी बात बताई गई है। तो ये चार मुद्दे और ये चार आकृतियाँ आप लोगों को इस आंसर में लिखने हैं। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर था 9। 10वें सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। 10वां सवाल है बहुत ही काम का सवाल कि छोटे दर्पण मुख वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण याद रखिए शब्द को, सामने वस्तु को विभिन्न 6 स्थिति पर रखने से मिलने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकार एवं साइज की किरण आकृति का वर्णन कीजिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस पेज पर ये जो बॉक्स दिया गया है उसकी आवश्यकता रहेगी। ये वाला बॉक्स आप लोगों को बनाना है, ये वाला बॉक्स, ये वाला पूरा बॉक्स बनाना है, और ये 6 आकृतियाँ हैं उसकी इस पेज पर, ये 6 आकृतियाँ आप लोगों को करनी है। तो ये 6 आकृतियाँ हैं और वो 6 बॉक्स के अंदर 6 लाइन हैं, वो आप लोगों को लिखना है। उसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि यह वस्तु हैं। उससे पहले चित्र में हमने अनंत दूरी पर रखा हुआ है। दूसरे चित्र में वस्तु को हम थोड़ा नज़दीक लाते हैं,
तो उसका प्रतिबिंब छोटा मिलता है। तीसरे में वस्तु को हम सी पर रखते हैं, यहाँ पर सी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वहीं पर मिलेगा। फिर वस्तु को और नज़दीक लाते हैं तो प्रतिबिंब उसका बड़ा हो जाता है साइज़। फिर वस्तु को मुख्य फोकस एफ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब मिलेगा अनंत दूरी पर। तो इस प्रकार से ये 6 आकृतियों के बारे में यहाँ पर बॉक्स में लिखा है, वो भी लिखना है। देखिए कि पहले चित्र में हमने देखा था कि वस्तु को अनंत दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे मिलेगा, मुख्य फोकस एफ पर मिलेगा। और प्रतिबिंब का साइज़ होगा अत्यधिक छोटा, बिंदु साइज़ के बराबर। और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक एवं उल्टा। फिर दूसरे में हम थोड़ा सा सी से थोड़ा दूर रखेंगे वस्तु को, यानी बिंब को सी से थोड़ा दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब मिलेगा एफ और सी के बीच। प्रतिबिंब का साइज़ होगा छोटा और प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। इस प्रकार उसे बाद में सी पर रखेंगे, फिर सी और एफ़ के बीच में रखेंगे, फिर एफ़ पर रखेंगे और लास्ट में पी और एफ़ के बीच रखेंगे। तो ये हमें 6 आकृतियों के प्रकार मिल जाते हैं। 11 नंबर का सवाल देखते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के उपयोग, तो इसका उपयोग सामान्य रूप से टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इससे प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में भी इसका उपयोग होता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी करते हैं। सौर भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का भी उपयोग किया जाता है। ये बात हो गई अवतल दर्पण के उपयोग की। उसके बाद हम चलते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का सवाल है हमारे पास 12 नंबर। 2 प्रतिबिंब के प्रकार हम समझाने वाले हैं उत्तल दर्पण में। अवतल में 6 प्रतिबिंब का सवाल था। देखते हैं यहाँ पर ये जो 2 आकृतियाँ हैं, ये 2 आकृतियाँ आप लोगों को बनानी हैं और नीचे बॉक्स दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये बॉक्स भी आप लोगों को बनाना है। 2 प्रतिबिंब मिलेंगे, उसकी चर्चा करते हैं कि बीम को यदि हम अनंत दूरी पर रखते हैं, यह बीम है उसे अनंत दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, एफ पर। यहाँ पर उसका प्रतिबिंब मिलेगा अत्यधिक छोटा और बिंदु के साइज़ का, और वह आभासी और सीधा होगा। दूसरे चित्र में वस्तु को अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच, यह दर्पण ध्रुव पी और अनंत के बीच कहीं पर भी हम लोग वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब मिलेगा पी और एफ़ के बीच। यहाँ पर पी और एफ़ के बीच छोटा प्रतिबिंब मिलेगा, आभासी और सीधा मिलेगा। तो ये काम आप लोगों को करना है सवाल नंबर 12 के लिए। आगे चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। उत्तल दर्पण के उपयोग देखते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग खास रूप से वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। पीछे की तरफ ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं और इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और वह छोटा भी होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 14। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी समझाइए। तो गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे जिसे कहेंगे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव पी को मूल बिंदु कहेंगे। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष लिया जाता है। तो
यह परिपाटी यानी यह नियम कुछ इस प्रकार है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। उसके लिए चित्र देखेंगे, यह चित्र को ध्यान में रख के करना है। तो देखिए बाईं ओर से प्रकाश आपतित होता है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा देखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव यानी P से मापी जाती हैं। ये दूरी प्लस होती है और ये दूरी माइनस होती है। तीसरा, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस और बाईं ओर जो है माइनस, अभी हमने बात की है, वो भी हो गई चर्चा। फिर उसके बाद चौथा मुद्दा देखते हैं। चौथा, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं। ये ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती है और नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये 5 नंबर की बात भी हो गई। यहाँ तक आप लोगों को लिखना है। आगे चलते हैं, नया सूत्र है हमारे पास। सवाल है 15 नंबर, दर्पण का सूत्र लिखकर समझाइए। दर्पण का सूत्र देखते हैं कि बिंब की दूरी को U कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को V कहेंगे और फोकस की दूरी को यदि F कहेंगे तो इन तीनों को सम्मिलित करने वाला ये सूत्र होगा हमारे पास। इसे कहेंगे दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र। कुछ ज़्यादा तो इसमें समझाना नहीं है, इतना ही है। 15 के बाद 16 नंबर का आखिरी सवाल देखते हैं, दर्पण से प्राप्त होने वाला आवर्धन समझाइए। तो आवर्धन की बात करते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि h बिंब की ऊंचाई हो और h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमें मिलेगा m, यानी कि m बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे बिंब की ऊंचाई h। तो ये हो गया आवर्धन का सूत्र हो गया। उसके बाद आवर्धन m बिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v से संबंधित है। उसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऐसे ये -v बटे u करके भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर होता है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए तथा वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए ऋणात्मक लेनी चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक हैं। बच्चों ये लाइन बहुत ही काम की है कि ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है। आवर्धन यदि ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, आवर्धन यदि धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब आभासी होता है। याद रखिए, बहुत ही काम का है ये। तो यहाँ तक हमने देखा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 70 नंबर के सवाल से। तो आप लोगों को होमवर्क में ये 11 से लेकर 16 सवाल के जवाब लिखने हैं। 11 से 16, ठीक है, 11 to 16, 6 सवाल के जवाब हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।